हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज मैं सामाजिक विज्ञान का काफ़ी झकास शानदार प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग पूर्व मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। पूर्व मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम लोग जीएमटी लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन भी कहते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म हुआ ग्रीनविच मेन टाइम। यह रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच मेन टाइम एक जगह है, वहीं से ये गुजरती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन भी कहते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा पूछेगा कि कौन कौन से देश से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से गुजरने वाला देश का नाम आपको याद रखना है। यूके, माली, टोंगा, अल्जीरिया और अल्जीरिया तो इत्यादि देशों से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अच्छा, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 110 जो है धन विधेयक के बारे में बताता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, धन विधेयक पूछेगा कहाँ पेश किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। अच्छा, और भी प्रश्न आपको क्या याद रख लेना है, यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। और ये जो पेश किया जाता है किसकी अनुमति से किया जाता है? यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। किस मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां होती है? तो आपको याद रखना है कि यह वित्तीय मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्ति हो जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा जो है आर्टिकल 81 लोकसभा का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 81 से है। और राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 80। तो राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है, तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य होता है, अधिकतम सदस्य आपको याद रख लेना है कि 250 होता है। कितना होता है? 250 होता है। वहीं अगर लोकसभा में अगर अधिकतम सदस्य की अगर बात कर लिया जाए तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होता है वो होता है 552। कितना होता है? 552 होता है। ये बात आपको याद रख लेना है। राज्यसभा का अगर पूछेगा कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का किसका कार्यकाल होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है। और लोकसभा को हम लोग जनता का सदन कहते हैं, और भारत का मंदिर कहते हैं, या मूर्खों का सदन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा पहले चेरापूंजी होता था, लेकिन अब जो है ये डाटा गलत हो गया है। अब सबसे अधिक जो वर्षा होती है यह मासिन राम में होता है। और ये कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। असम के मासिन राम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और चेरापूंजी भी कहाँ पड़ता था? ये भी असम में ही पड़ता था। लेकिन अभी आंसर में क्या लगाना है? मासिन राम लगाना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिहार में पूछ लेता कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होता है कहाँ होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा आपको याद रख लेना है, कहाँ होता है? किशनगंज। कहाँ होता है? किशनगंज में होता है।
अच्छा, वर्षा मापी यंत्र का नाम बताइए। फटाफट आप लोग बताइए कि वर्षा को हम लोग किससे मापते हैं। तो वर्षा को दोस्तों हम लोग मापते हैं, वर्षा को हम लोग मापते हैं किसमें मापते हैं, तो आपको बताना है कि रेन गेज से मापते हैं। किसमें मापते हैं, तो रेन गेज से मापते हैं। तो रेन गेज क्या है, यह एक वर्षा मापी यंत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, परिवार को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में किया जाना जाता है। तो ऐसा खेती जिसका उद्देश्य ही होता है घर परिवार को चलाना, तो ऐसे कृषि को हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुंबई की चौल किस प्रकार की इमारतें थी। तो मुंबई की जो चौल थी यह बहुमंजिल हुआ करती थी। कैसा हुआ करता था, बहुमंजिल इमारतें थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो चोल इमारतें थी, चोल इमारतें याद रखना कि ये 4 मंजिल तक होता था। अधिकतर कितना होता था, तो अधिकतर जो इसकी लंबाई थी 4 मंजिल तक किया जाता था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसने जालियांवाला हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइटहुड का खिताब को वापस करने की घोषणा की थी। जालियांवाला हत्याकांड पहली बात तो कब हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इस हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह पूछ लेता कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को लौटाया था, तो महात्मा गांधी के बारे में याद रख लेना है, इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटाया था। किसका उपाय लौटाया था, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था, तो महात्मा गांधी ने लौटा दिया था जालियांवाला हत्याकांड के समय। अच्छा, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एनी बेसेंट से आपको याद रख लेना है, ये भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको ये बात भी याद रख लेना है। और एनी बेसेंट का 2 पत्रिका, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका पूछेगी किसका है, तो यह पत्रिका आपको याद रख लेना है कि एनी बेसेंट का है। मोहम्मद अली जिन्ना, इसको हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में इसको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जाना जाता है, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर नदी, पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो पृथ्वी पर नदी, पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करता है, तो पृथ्वी पर नदी को भी, पहाड़ को भी, समुद्र को भी कौन प्रदर्शित करता है, तो भौतिक मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक होता है राजनीतिक मानचित्र। तो दोस्तों राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि राजनीतिक मानचित्र में पृथ्वी पर हम लोग किसको किसको प्रदर्शित करते हैं, देश हो गया, फिर राज्य हो गया, देश, राज्य, जिला हो जाएगा, शहर हो जाएगा, गांव हो जाएगा। इन सबको प्रदर्शित हम लोग राजनीतिक मानचित्र द्वारा करते हैं। अच्छा, विषयगत मानचित्र क्या होता है, तो विषयगत मानचित्र में दोस्तों, विषयगत मानचित्र के बारे में हम लोग जानते हैं। विषयगत मानचित्र, तो विषयगत मानचित्र में किन किन चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है पृथ्वी पर, तो विषयगत मानचित्र में आपको याद रखना है तापमान, वन, खनिज संसाधन। तो तापमान हो गया, फिर वन हो गया, फिर खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन, तो इसके लिए हम लोग विषयगत मानचित्र का प्रयोग करते हैं, खनिज संसाधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था वुडरो विल्सन। कौन था, वुडरो विल्सन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये वुडरो विल्सन जो था, ये अमेरिका का यानी यूएसए का 28वां राष्ट्रपति था। ये भी बात आपको याद रख लेना है, यूएसए का 28वां राष्ट्रपति पूछेगा कौन था, तो वुडरो विल्सन था। और वुडरो विल्सन के बारे में आपको और भी बात याद रख लेना है कि 28वां राष्ट्रपति था, और राष्ट्रपति था ये 1913 से 1921 तक कार्यकाल
इनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1913 से लेकर के 1921 तक था, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने तक यह अमेरिका के राष्ट्रपति था। अगर इंग्लैंड का राष्ट्रपति पूछ ले, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ लेता प्रथम विश्व युद्ध के समय, इंग्लैंड का पीएम, तो इंग्लैंड का पीएम आपको क्या याद रखना है, तो लॉयड जॉर्ज। क्या याद रखना है, लॉयड जॉर्ज पूछेगा कि यह कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो यह इंग्लैंड का था। ये कब था प्रधानमंत्री, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है उच्च सदन है। तो उच्च सदन हम लोग किसको कहते हैं, तो भैया उच्च सदन हम लोग राज्यसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, और हम लोग लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, या मूर्खों का सदन भी कहते हैं, या मूर्खों का सदन भी कहते हैं, या भारत का मंदिर भी कहते हैं। मूर्खों का सदन भी कहते हैं, मूर्ख और भारत का मंदिर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत का मंदिर भी कहते हैं लोकसभा को। आप लोग बताइए कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए क्या है, कौन थी, तो मीरा कुमार। कौन था, मीरा कुमार। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जो शासन करता है वो जनता करती है। कौन करती है, जनता। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा होता है जनता के द्वारा चलाया गया शासन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा, पूछेगा कि यह परिभाषा कौन दिया था। दोस्तों, यह परिभाषा देने का काम किया था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। कौन दिया था, अब्राहम लिंकन दिया था। और ये अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति कौन था, तो अब्राहम लिंकन था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। और इसके बारे में क्या रख लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 89 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होगा। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 89 बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, या ऑप्शन में अगर ये नहीं रहता तो मंत्री परिषद लगा होता। क्या होता, मंत्री परिषद होता। और हम लोग जानते हैं कि मंत्री परिषद का जो मालिक होता है कौन होता है, पीएम होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री, कुछ भी रहे ऑप्शन में तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को हम लोग एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहते हैं। एटॉमिक बटन BUTTON बटन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, भारत का अगर कहेगा कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। कौन था, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे, विश्व का बता रहे हैं, विश्व का, भारत का नहीं पूछ रहे हैं। विश्व का प्रथम महिला पीएम, तो आपको बता देना है कि महिला पीएम का नाम हो जाएगा
श्री मावो भंडार नायके। कौन थी? श्री मावो भंडार नायके, और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। और ये 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी। और आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। चुनावी स्पर्धा से क्या लाभ होता है? इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन पढ़िए। अधिनायक बनने में, गलत बात। तानाशाह बनने में, नहीं। जनमत निर्माण में, हाँ। जनता के सहमत से कार्य होती है और जनता के हित में कार्य होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि चुनावी स्पर्धा से हमको जनमत निर्माण में लाभ होता है ऐसे, और यह स्पर्धा से जनता को फायदा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है कौन था? तो प्रथम जो था आपको बताना है कि प्रथम यही था, सुकुमार सेन। कौन था? प्रथम सुकुमार सेन था। और सुनील अरोड़ा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सुनील अरोड़ा कौन था? ये भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त था। तो सुनील अरोड़ा कौन था? भारत का 23वां मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा कौन था? तो सुनील अरोड़ा था। और टी.एन. शेषन से याद रख लेना है कि टी.एन. शेषन जो था भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त था। तो ये भारत का 10वां क्या रख लेना है? यह भारत का 10वां मुख्य चुनाव आयुक्त था। कौन था? टी.एन. शेषन था। अच्छा, वर्तमान में पूछेगा कि भारत का कौन मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो वर्तमान में भारत का ज्ञानेश्वर कुमार है। कौन है? तो ज्ञानेश्वर कुमार ये चुनाव आयुक्त जो है ये वर्तमान में है। कौन है? यह वर्तमान में है और ये 2025 से अपने कार्यभार संभाल रहा है। 2025 से अपना कार्यभार संभाल रहा है। और ये ज्ञानेश्वर कुमार जो है 26वां चुनाव आयुक्त है। कितना है? 26वां चुनाव आयुक्त ऑफिसर पूछेगा कौन था? तो ज्ञानेश्वर कुमार था। और चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है? इलेक्शन को करवाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार को मान्यता मिली? तो सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार की मान्यता ब्रिटेन में कब मिला था? तो ब्रिटेन में मिला था 1928 में। कब मिला था? 1928 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ब्रिटेन में 1928 में सार्वजनिक वयस्क को मताधिकार मिला। अच्छा, इसके लिए आपको क्या याद रख लेना है? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और 1989 में आपको क्या रख लेना है कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार 1989 में पहले वोट देने का अधिकार कितना था? 21 वर्ष। कितना था? पहले वोट देने का अधिकार था 21 वर्ष और इसको घटा दिया है। क्या किया है? 21 वर्ष को घटा करके अब कितना कर दिया गया है? तो 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया है। ये बात याद रखना है। वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको आंसर बताना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश दिया था? तो विश्व में सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड दिया था। कौन दिया था? महिला के लिए वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम देने वाला देश कौन था? न्यूजीलैंड था। कौन था? न्यूजीलैंड था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों का बाद होता है? चलिए अगला जो वीडियो होगा यहाँ से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। फिलहाल अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको अगर PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 लिख करके वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।